हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के गणित के पहले अध्याय से 100 MCQ बनाने वाले हैं। तो एक एक जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, या फिर आप बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसी से रिलेटेड है। जिस टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को सही ढंग से पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको मेरे अनुसार से तो ये नहीं लगता नहीं है कि किसी भी तरीके का दिक्कत होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग सही से अच्छे से इस वीडियो को देखिए और शुरू से लास्ट तक अगर वीडियो को देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत आप लोगों को रहेगा नहीं, क्योंकि हर चीज़ पर हम लोग आज बात करने वाले पूरा डिटेल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय पर आधारित है, और पहला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के क्या परिकलन करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय में आप लोग पढ़े होंगे a = bq+r, और इस विधि से हम लोग दो संख्याओं के HCF को निकालते हैं, यानी कि मौसों को निकालते हैं, और ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। लॉस इस प्रमेय के द्वारा हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक है, लॉस निकालने के लिए एक और व्यंजक का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या और बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, LCM गुना HCF। तो इसी व्यंजक से अगर देखिएगा तो LCM यहाँ बाद में निकाल लिया जाता है, LCM नहीं निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिर्फ HCF निकाला जाता है। तो LCM निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा, पहली संख्या को अगर A मानेंगे तो A, और दूसरी संख्या को B मानेंगे तो B, A गुना B और बटे HCF। अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस व्यंजक में रख देंगे तो टोटल वैल्यू जो निकलेगा हमारे पास वो LCM का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का अब क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि a = bq+r दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि r बड़ा होना चाहिए b से, r 0 से छोटा होना चाहिए, और r का मान 0 से बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो यहाँ पे कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय में, ये सी ऑप्शन सही होगा कि r का मान जो होगा, यानी कि ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, a संख्या में हम लोग भाग देते हैं b से। ठीक है, यहाँ पर भागफल के रूप में q आता है और नीचे शेषफल के रूप में r आता है। तो ये जो r है, r का प्रॉपर्टी ये है कि ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और बीच में तो r रहेगा ही, और r का मान b से भी छोटा रहेगा हमेशा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं 7 में। ठीक है, तो 2 से अगर भाग देंगे 7 में तो 3 बार में भाग लगाइएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 आ जाएगा और माइनस करने के बाद यहाँ 1 बचेगा। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर 0 भी आए, शेषफल 0 भी बचता है कभी कभी भाग देने पर। ठीक है, और ये जो वैल्यू है b का, b से हमेशा ये r का मान हमेशा छोटा ही होगा, यानी कि 2 से तो छोटा ही होगा, 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं 2 से भाग देंगे 7 में, 2 बार में लगा देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे और शेषफल के रूप में 3 बचा देंगे। ये विधि गलत है, ये सही है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि b का जो भी मान होगा उससे हमेशा छोटा होगा, और 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है ये r का मान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसमें लिखा है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो मौसा निकालने के लिए सबसे बेस्ट विधि जो हम आपको बताते हैं उसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हालांकि अभी चलिए इसको नहीं बताते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जब गुणनखंड विधि को पढ़ेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि को, तब बताएंगे। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे बता देते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए छोटी संख्या जो है 45 से आप लोगों को भाग देना है 60 में। ठीक है, तो एक बार में भाग लगेगा तो यहाँ पर लिखिएगा 45,
अब घटा करके यहाँ पे 15 बचेगा शेष। तो 15 से फिर भाग देना है आपको 45 में, ठीक है। तो 15 से जब 45 में भाग देंगे तो यहाँ पर 3 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, 15 तिया 45, माइनस करेंगे तो पूरी तरीके से कट गया, यानी कि एक तरीके से हम यहाँ 0 भी लिख सकते हैं या कट भी कर सकते हैं। तो अंतिम बार में जिस संख्या से भाग दिए हैं वही HCF कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 15 से हम लोग भाग दिए हैं तो HCF 15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब होगा यहाँ पर HCF बराबर 15, और ऑप्शन नंबर डी में ये सही है, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन निकाल के यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या में हम लोग मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सम संख्या में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सम संख्या में कौन कौन आता है, तो 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, ऐसे करके यानी कि संख्याएं आता है। दोनों में दो कोई क्रमिक संख्या ले लेना है, चाहे 2 4 ले सकते हैं, 4 6 ले सकते हैं, 6 8 ले सकते हैं, 8 10 ले सकते हैं, 10 12 ले सकते हैं, कुछ भी। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग 10 और 12 ले लेते हैं तो इसका HCF जो होगा हमेशा 2 ही होगा। आपको निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आपको पता रहे तो आप लोग निकाल के देख लीजिए, नहीं तो याद अगर रहे तो एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि 10 से हम लोग भाग करेंगे 12 को, तो एक बार में भाग लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 से फिर हम लोग भाग करेंगे 10 को, तो 5 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा खत्म। तो अंतिम बार में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से भाग दिए हैं तो HCF 2 हो जाएगा। तो कोई भी दो सम संख्याओं का HCF किसी भी नहीं बल्कि दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है, ठीक। और अगर विषम संख्या होगा, अगर विषम संख्या हो, ठीक है, तो उसका 1 होगा, ये याद रखिएगा, उन दोनों का HCF 1 होगा। चलिए उसके बाद देखिए आगे इसमें बोल रहा है कि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 हो तो मौसा क्या होगा। तो इस लाइन पे आप लोगों को जाना ही नहीं है क्योंकि ये मिस्टेक करा सकता है, ठीक है, समझ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इसके जगह पर यही से अगर इसी के आधार पे हम बता दें, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको संख्या, इसी के आधार पे अगर हम बता दें तो ज़्यादा फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है, या भूल जाइएगा कभी, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए इस पर जाना नहीं, आप लोगों को 30 और 130 और 15 का HCF निकाल लेना है। तो अगर 15 से आप भाग देते हैं तो 8 बार में हो जाएगा 120, और माइनस करेंगे तो 10 आएगा। फिर 10 से भाग देंगे 15 को, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार में भाग लगेगा, ठीक है। तो 10 एक्का 10, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और फिर 10 को हम लोग विभाजित करेंगे 5 से, तो यहाँ पर 2 बार में पूरी तरीके से विभाजित होकर कट जाएगा। और अंतिम बार में हम लोग 5 से विभाजित किए तो इसका यानी कि HCF जो होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी कि HCF होगा, अभाज्य संख्याओं का मौसा। अभाज्य संख्या क्या होता है तो यहाँ पर बताते हैं हम आप लोगों को। अभाज्य संख्या, हालांकि इसका एक होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अभाज्य संख्या बराबर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहले 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, ठीक है, फिर 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, मतलब जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना लगे, एक और स्वयं के अलावा, ठीक है। अब इसमें से कोई दो उठा लीजिए और बस बना के देख लीजिए। जैसे 7 और 11 लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 7 और 11 का HCF जो होगा 7 1 का 7, यहाँ एक बार में विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। अब फिर 7 को विभाजित करेंगे तो यहाँ एक बार में 4 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। फिर 3 से 4 को विभाजित करेंगे तो एक बार में 3 आएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 1 को फिर 1 से 3 को विभाजित करेंगे तो 3 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। अंतिम बार में यहाँ पर देखिए 1 से विभाजित किए हैं इस जगह पर, तो ये HCF जो हो गया वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 ही होता है, और दो क्रमागत विषम संख्याओं का भी HCF 1 ही होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। 7 में देखिए लिखा है, यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं
तो ए और बी का लॉस क्या होगा, तो लॉस देखिए HCF जो होगा, आपको देखिए याद रखना है। सबसे पहले तो हम लोग ये चीज का तो एक सूत्र तो हम लोगों को याद है ही, ठीक है, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या यानी कि A और गुना दूसरी संख्या B। तो LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये तो होता ही है, आप लोगों को पता ही है। अगर हम लोगों को LCM निकालना है तो क्या लिखेंगे, A गुना B, और ये जो HCF है ये इस साइड आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर गुना में है, ठीक है। तो HCF हम लोग यहाँ पर भाग में डाल देंगे और उसके बाद देखिए हमारे पास LCM ज्ञात हो जाएगा। तो A गुना B, तो A और गुना B को लिखेंगे तो AB लिखा जाएगा। और HCF का मान देखिए, सबसे पहले समझिए कि अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो अभाज्य संख्या का अभी तुरंत बताए थे कि HCF क्या होता है। तो अभाज्य संख्या का HCF जो होता है वो 1 होता है हमेशा। तो अगर 1 होता है तो बस हम लोग इसके नीचे यहाँ पे HCF के जगह पर 1 लिख देंगे। तो इसका मतलब हो गया A इंटू बी। देख सकते हैं कि यहाँ पर C नंबर में ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो बताते हैं आपको। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे पहले संख्याओं को भाज्य और अभाज्य में जब बांटा जाता है तो 2 से स्टार्ट करता है, 2 3 4 5 6 7, बस इतना में ही हम लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 है, क्योंकि 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो हो जाएगा 2। तब 2 और 4 का HCF निकालना है, 2, 4 का HCF, और यही हम लोगों को ज्ञात करना है, बस आंसर निकल जाएगा। तो 2 और 4 का HCF आप लोगों को पता है कि 2 होता है। अब निकाल के इसको भी बताएंगे तो बड़ा अजीब यानी कि सिचुएशन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आप लोग खुद से निकाल करके देख लीजिएगा, इसमें हमको टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, तो इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उसका मौसा 19 है, तो लॉस क्या होगा। तो बहुत ही आसान होगा बनाना, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि LCM यानी कि लॉस, ठीक है, LCM बराबर जो होता है A गुना B यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे HCF होता है। बस अब यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर करना है। LCM गुना A गुना B यानी कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 2166 और बटे यहाँ पर 19, ठीक है। इस 2166 और बटे 19, जैसे 2166 को हम लोग भाग करेंगे 19 से, ठीक है, 19 से जैसे भाग करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक बार में भाग लगाना है, ठीक है। और बचेगा यहाँ पर मान लीजिए कि 2 बचेगा, 2 पर 6 26, तो फिर से एक बार में लगाएंगे और 7 बचेगा और 7 पर 6 76, 19 चौक 76, यानी कि इस तरीके से 4 बार में एक भाग लग जाएगा, यानी कि 114 हो गया। तो 114 यानी कि LCM हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मौसा यानी कि AB का जो मौसा है और गुना AB का जो लौसा है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए संख्या A है और संख्या B है, इन दोनों का लौसा और मौसा का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप लोग सूत्र में ही पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा है। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का मौसा आप लोगों को बता चुके हैं कि 1 होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 6, 8 और 22 का लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो लॉस का अनुपात और मौसा का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 को और 8 को और 22 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। सबसे पहले 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और 22 को लिख सकते हैं 2 गुना 11। ये अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। तो अगर हम लोगों को HCF निकालना हो तो हम लोगों को देख लेना है कि कौन सा संख्या कॉमन मिल रहा है। तो हर जगह पर देखिए 2 2 कॉमन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है।
और न्यूनतम देखना है कि कितना 2 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 है, इसमें 3 2 है, ठीक, और इसमें 1 ही 2 है, तो 1 ही 2 लेंगे, ज़्यादा 2 नहीं लेना है। अगर 2 2 को तीनों में मिल जाता तब 2 को लेते, ठीक है। तो HCF 2 हो गया और कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और LCM जब लेंगे तो LCM में सारा संख्या को लिख लेंगे और उसमें अधिकतम घात को लेंगे, ठीक है। तो 2 को ले सकते हैं, फिर उसके बाद 3 को ले सकते हैं और उसके बाद 11 को लेंगे। 3 प्रकार का संख्या है यहाँ पर देखिए, 2 है, ठीक है, 3 है और 11 है, और बाकी 2 ही बार बार आप देख पा रहे हैं कि आया हुआ है। तो 2 देखिए कितना बार आया, अधिकतम 1 2 3, अधिकतम 3 बार आया है, तो 3 यहाँ पावर में हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर 2 पर पावर 3, बस यानी कि हो गया ये। अब यानी कि HCF LCM निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा, 8 गुना 3 8 3 24, और 24 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 264 हो जाएगा, ठीक है, 264। 24 गुना 11 करेंगे यहाँ पे 24, और यहाँ पे फिर से 24 लिखेंगे तो हो जाएगा 264, ठीक है। तो 264 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 264 अगर यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो LCM और HCF का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर में लिखेंगे LCM, क्योंकि पहले जो लिखा है उसको ऊपर में लिखना होता है। यहाँ पर देखिए जो पहले लिखा है उसको ऊपर में लिखना है, और बाद में जो लिखा रहता है उसको नीचे लिखना होता है भिन्न में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 264 को लिखेंगे और नीचे में हम लोगों को लिखना है, ठीक है, 2। अब कटाना है तो 132 बार में कट जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला एक बार में कटेगा, तो यानी कि 132 अनुपात 1, ये आंसर हो गया ए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखिएगा तो इसमें लिखा है मॉस 25 और 50 तथा लॉस 25 और 50 के गुणनफल का मान क्या होगा। देखिए लॉस मॉस और लॉस दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, और वो किसका, 25 और 50 का। तो बस गुना कर देंगे, तो 25 गुना 5 करेंगे तो 125 होगा, और ये 0 लगा देंगे तो 1225, यानी कि यही 25 और गुना 50, ठीक है, करके 1250 आपको लाना है, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मॉस और लॉस का गुणनफल पूछे तो दोनों संख्या का गुणनफल को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आगे 14 नंबर में पूछा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 94 यहाँ पे 96 अगर लिखा है तो 96 का अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो यहाँ पर बगल में आप लोग लिख लीजिएगा ये 94 को। और सबसे पहले देखिए कि ये 2 से इसमें विभाजित, 2 से भाग लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बार में लगेगा, और फिर यहाँ पर 7 बार में, ठीक है। और फिर 94 नहीं है, 96 है, सॉरी, यहाँ पे 96 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 96। तो अगर 96 हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे करके भाग देंगे 2 से, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 बार में और फिर 8 बार में, ठीक है, 48 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो 24 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 पर पावर कितना हुआ, तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिर 4 5, 2 पर पावर 5 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 5 और गुना 3 पर पावर 1, 1 नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसका गुणनखंड कर लेना सबसे पहले 5005 का। तो सबसे पहले 5 से हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें कितना से भाग लग रहा है, ये चीज़ देखना है, क्या 11 से भाग लग रहा है, देख लेते हैं 11 से। तो 11 नमा 99 होता है, तो 100 में 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 पर 1 11, 11 का 11। फिर देखिए 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 1 का 7, और 2 बचा, 2 पर 1 21, 7 या 21 यानी कि 13। तो कितना अभाज्य गुणनखंड निकला, एक 5 निकला, एक 11 निकला, एक 7 निकला और एक 13 निकला, यानी कि 4 अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है। तो यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड 4 हो जाएगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप लोग इसको अच्छे से देख देख करके बनाते रहिए और समझते रहिए इसको, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का लॉस उनके मौसा का 14 गुना है।
यानी कि एलसीएम जो है 14 गुना HCF है, ठीक है, HCF का 14 गुना है, और लॉस और मौसौ का गुणनफल यानी कि LCM और HCF का गुणनफल, ठीक है, 600 है। तो संख्या एक संख्या 280 है, ये भी बोल दिया है, ठीक है, यानी कि LCM और प्लस HCF बराबर 600 है, और एक संख्या यानी कि A बराबर दे दिया यहाँ पर, देखिए 280 है, ठीक है, 280। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लोग यहाँ पर देखिए इस समीकरण से यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, इससे सॉरी यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, इससे जो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो समीकरण आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इसमें अगर देखिएगा तो एलसीएम के जगह पर हम लोग 14 HCF लिख सकते हैं, क्योंकि एक एलसीएम 14 HCF के बराबर है। तो यहाँ पर इस समीकरण में 14 HCF एलसीएम के जगह पर लिख दिए, और प्लस HCF अगर लिख देंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 600 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर टोटल 15 HCF हो जाएगा और बराबर 600, ठीक है। अब यहाँ से कटाएंगे 15 चौकी 60 यानी कि 40 आ जाएगा। तो HCF अगर 40 आ गया तो यहाँ से आप अब अगर देखिएगा तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हमारे पास प्राप्त होगा यानी कि 14 और गुना 40, तो 14 चौकी 56 यानी कि 560 हो जाएगा। अब हम लोगों को दूसरी संख्या यानी कि B अगर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे LCM गुना HCF और बटे पहली संख्या यानी कि A, ठीक है। तो यही करना है। अब इसके जगह पर हम लोग सब वैल्यू बिठा देंगे। तो LCM का मान आप लोग देख सकते हैं यानी कि 560 है, और गुना HCF का मान 40 है, और नीचे यहाँ पर 280 लिखेंगे। तो 7 चौके 28 यानी कि 7 बार में कटेगा, 7 8 56, 8 बार में यानी कि यहाँ पर आ गया 80, ठीक है। तो 80 हो गया आपका आंसर, संख्या यानी कि B जो है यानी कि वो 80 होगा, ठीक, B नंबर ऑप्शन। अब देखिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6x पर पावर 4 y तथा 12x y का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो इसमें आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे 6x टू दी पावर 4 और इंटू वाई, ठीक है। इसको लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना x गुना x गुना x गुना x और गुना y, ठीक है। और 12xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 गुना 3 गुना x और गुना y। बस अब हम लोगों को अगर ये HCF निकालना है तो आप लोगों को देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, हम लोग लिखेंगे 2। फिर देखिए कॉमन 3 मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अच्छा, कॉमन ये भी देखना है कि कितना 2 मिल रहा है। यहाँ पर एक ही 2 है और नीचे वाले में 2 2 है, तो एक ही 2 लेना है। और x यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 4x है और नीचे वाले में एक ही x है, तो एक x तो कॉमन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x एक लिख लेना है, और फिर y को भी आप लोग देखिए कि यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर y भी कॉमन ले लेंगे। तो इस तरीके से अगर देखिएगा तो 2 तिया 6x y, ये यानी कि हो गया ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर हो गया HCF, ठीक है। अगर LCM बोलता तो हम लोग 2 भी लेते, 3 भी लेते, x भी लेते, y भी लेते, और उसमें देख लेते कि अधिकतम क्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे 18 नंबर क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो संख्याओं 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा। तो इसको गुणनखंड विधि से अगर बनाइएगा तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 गुना 2 गुना 3 12 को लिखेंगे, 15 को हम लोग लिखेंगे 3 गुना 5, और 21 को लिखेंगे, ठीक है, 3 गुना 7। तो अगर HCF पूछ रहा है तो HCF में आप लोगों को देख लेना है कि तीनों संख्या में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है। कितना 3 मिल रहा है, तो एक ही 3 मिल रहा है। तो बस यही आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि यदि मौसौ a और 8 का 4 है और लौसौ a और 8 का 24 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे a गुना 8 यानी कि पहली संख्या ये a है और दूसरी संख्या 8 है, तो a गुना b यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो ये आप लोगों को पता ही है, इसी से बन जाएगा, ठीक है। तो a बराबर हम लोग लिखेंगे, LCM का मान देख सकते हैं यहाँ पर 24 है, ठीक है। LCM का मान
24, तो यहाँ 24 लिखेंगे, ठीक है। और HCF का मान आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 है, और नीचे हम लोग दूसरी यानी कि ये जो 8 है हमारे पास यहाँ पर, इसको भाग में भेज देंगे तो ये इस साइड आ जाएगा भाग में, ठीक है। और 8 तिया 24 3 बार में कट जाएगा, यानी कि A बराबर 4 तिया 12 प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 से भाज्य है, अगर भाज्य पूछे यानी कि सबसे छोटी संख्या अगर पूछे, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाग लगे, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेना है और उसका जांच कर लेना है कि ये भाज्य पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, भाज्य जब निकालेंगे तो हम लोगों को करना क्या है, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 बार लिखेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। 20 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5, और 24 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दुना 4 दुना 8 तिया 24। अब देखिए, अगर हम लोगों को यहाँ पर निकालना है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम अगर निकालना है तो हम लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 5, जो जो संख्या है सबको लिख लेना है। अब देखिए, अधिकतम 2 कितना है, यहाँ पर 4 है, इसमें 2 है, और इसमें, ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम जितना है उतना लिख देना है। अधिकतम 4 था तो 4 लिख दिए, 3 अधिकतम कितना है तो एक ही बार आया है, और 5 भी अधिकतम एक ही बार आया है, तो बस इसी को अब गुना कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 नहीं 16 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15, या तो 16 तिया 48 और गुना 5, या ऐसे भी कर सकते हैं 16 गुना 15, तो 15 छक्की 90 का 9 हाथ में, 90 का 0 हाथ में ऊँचा 9, और 15 का 15 और 9 यानी कि 24, 240 हो गया। अब 240 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, या तो यहीं पर देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या अगर बनाना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने का ज़रूरत है इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि यहीं पर क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या अगर बनाना है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, तो वर्ग संख्या का मतलब क्या हुआ, वर्ग में होना चाहिए। देखिए 2 पर पावर 4 तो वर्ग में है ही, ठीक है। 3 देखिए वर्ग में नहीं है, और नहीं 5 वर्ग में है, ठीक है। वर्ग में मतलब हुआ कि जोड़ा में होना चाहिए, ठीक है। तो 3 एक और लिख देंगे, और 5 एक और लिख देंगे, ठीक है। जो घट रहा है अपने मन से ये लिखना है, ये अपने मन से जोड़े, ये नहीं पूछिएगा कि कहाँ से आया। एलसीएम तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन ये संख्या अपने मन से जोड़ाया। अब देखिए क्या हो जाएगा, सोच सकते हैं, 2 पर पावर यानी कि यहाँ पर हो गया, ठीक है, 2 पर पावर यानी कि 4, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, और 25 गुना 9 करेंगे तो हो जाएगा यानी कि 225 और गुना 16। उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 और गुना 100, 12 गुना यानी कि हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, ये दोनों मिल करके, ठीक है, 100 बनाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और यहाँ 2 पर पावर 2 जो बचा है वो निकाल लेंगे, तो 2 दुना 4, 4 तिया 12, 2 तिया 36, यानी कि यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो 36 गुना 100, 3600 हो जाएगा। आप लोग जैसे भी गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 3600 आया, तो ये डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। उसी तरीके से बोल रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। निकाल के देख लीजिएगा, जैसे 2 3 का निकाल लीजिएगा तो भी निकल जाएगा, 5 6 का निकाल लीजिएगा तो भी हो जाएगा, 8 9 का निकाल लीजिएगा तो भी हो जाएगा। कोई एक संख्या का ही, कोई एक पेयर का आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, एक ही निकलेगा, ठीक है। चलिए, अब अगला 22 नंबर के क्वेश्चन को अगर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 5 15 20 का लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले, आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो 64 के वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अनुपात अगर निकालना है, ठीक है, तो यहाँ बराबर लिख देते हैं। 64 का वर्गमूल अगर लिखेंगे तो 64 का रूट लिखेंगे, और 64 का घनमूल अगर लिखेंगे तो 64 का क्यूब रूट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, वर्गमूल में होता है कि 2 में से एक बाहर निकलता है रूट में से, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौकी 16 चौकी 64। ओह सॉरी, यहाँ पर इसको
ऐसे नहीं लिखना है, हम लोग 8 गुना 8 लिखेंगे, 8 8 64, 2 गो में ही लिखना है। और क्यूब रूट को हम लोग लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर में 2 में से एक बार निकलेगा तो 8 निकल जाएगा, और नीचे यहाँ पर देखिए 1 4 निकलेगा, 3 में से 1 निकालना है तो, और 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 अनुपात 1 या तो 2। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, यदि P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं तो मौसा इसका क्या होगा। तो दो सह-अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दो सह-अभाज्य संख्या का मौसा, ठीक है, 1 होता है। सह-अभाज्य संख्या का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों अभाज्य संख्या होगा, सह-अभाज्य संख्या का मतलब ये हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 15 और 17, ठीक है, ये देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों को एक दूसरे का सह-अभाज्य बोलेंगे, क्योंकि भाज्य रही अभाज्य रही इससे मतलब नहीं है, एक दूसरे का भाज्य नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो इसका जब भी हम लोग निकालेंगे HCF तो 1 निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो इसमें बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, वे क्रमशः 3, 4 और 8 घंटे लेते हैं, वे फिर कब मिलेंगे। इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो एलसीएम निकलेगा 24 घंटे, तो ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, उसके बाद संख्याओं की प्रकृति, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएगा। तो इसमें 26 नंबर में देखिए लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ठीक है, n जो होता है यानी कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1, यानी जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये इन्फिनिटिव तक जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे छोटी इसमें कौन है, तो 1 है, तो 1 टिक कर देना है। ठीक है, रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो आप लोगों को ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो अपरिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय बनाने के लिए हम लोगों को किस संख्या से गुना करना होगा, तो इसका गुणनखंड सबसे पहले करेंगे तब पता चलेगा। 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 का तो पेयर है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 एक ही है और एक होना चाहिए था, अगर रूट के अंदर अगर 1 3 और अगर रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर रूट में 3 से एक रूट 3 से अलग से गुना कर देंगे, यानी कि रूट 12 में, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। कैसे परिमेय संख्या बनेगा, देखिए ये दोनों 2 में से 1 2 निकल जाएगा, और ये दोनों 3 में से 1 3 निकल जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग गुना किससे किए, परिमेयकरण गुणांक अगर पूछा है तो गुना किससे किए, यहाँ पे जो परिमेय संख्या बना तो रूट 3 से गुना किए, तो रूट 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर देखिएगा तो 12 गुना 3 यानी कि 12 3 36 जाएगा, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी कि न्यूनतम संख्या जिससे कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बन जाए उसको परिमेयकरण गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ देख लेना है अच्छे से, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखिए 28 में बोल रहा है कि पाई एक संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या आप लोगों को पता है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो होता है 3.14 15 9 2 6 5 3 5 ऐसे करके, ठीक है, बढ़ते रहता है। तो इसका कोई ठिकाना तो है नहीं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। अब बोल रहा है कि 29 का निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखिएगा इसका वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है, ऊपर में 7 हो जाएगा और नीचे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 2.5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, रूट 25 और बटे रूट 10, तो 25 का वर्गमूल भले 5 हो जाएगा, लेकिन रूट 10 तो रूट 10 में ही रह जाएगा, इसी रूप में रह जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए ये सी नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन है, तो आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, कि ये तो अपरिमेय संख्या क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पे, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 2 परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, ये देखिए अपरिमेय है, परिमेय प्लस अपरिमेय तो अपरिमेय होता है। ठीक है, और ये वाला भी अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या पूछ रहा तो परिमेय
हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए 31 नंबर में बोला जा रहा है कि 3 प्लस रूट 3, ठीक है, इंटू, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया थोड़ा लिखने में, इस जगह पर ऐसे करके है 3 प्लस रूट 3, ठीक है, इंटू 3 माइनस रूट 3, ऐसे करके कौन सी संख्या है। तो इसको लिखने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बार प्लस में दिया है और एक बार माइनस में दिया है। अगर इसको ए, 3 को ए मान लें और रूट 3 को बी मान लें तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र जानते ही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस इसी सूत्र पे बिठा दीजिए। तो ए का मान यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बी का मान रूट 3 है तो रूट तीन का स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा। अब यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 3 तिया 9 रूट में होगा तो इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं इसको। फिर देखिए 32 नंबर में लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3, ठीक है, 4 5 ये सब होगा। पूर्ण संख्या में भी यही आता है, लेकिन इसमें 0 अगर मिला देंगे तो, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है। होल नंबर में हम लोग 0 1 2 ऐसे करके लेते हैं, ये सारा प्राकृतिक संख्या वाला सारा ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए पूर्णांक में क्या होगा, निगेटिव वाला भी लेंगे, -2 -1 0, ठीक है, 1 2 ऐसे करके, और इधर भी यानी कि आएगा, इसको इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, इसको जेड से सूचित करते हैं। लेकिन इस सब में देखिए सारे में पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है एक वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। परिभाषा आप लोगों को याद होगा वास्तविक संख्या का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या का मान जो होता है वो दशमलव में भी हो सकता है, जैसे 2.5 यानी कि 25/10, इसका मतलब ये हो गया 5/2, ठीक है। 5/2 का मान दशमलव में भी हो सकता है। तो ये नहीं पूर्ण संख्या, नहीं पूर्णांक संख्या और नहीं प्राकृतिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में किए हैं, ठीक है, टिक किए हैं। अब आगे देखिए 22/7 एक है तो परिमेय संख्या है। क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि p/q के रूप में लिखा है, तो जो भी संख्या p/q के रूप में लिखा रहता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। हालांकि पाई से रिलेट करके अगर देखिएगा तो ये आपको एक विरोध उत्पन्न होता हुआ दिखेगा, ठीक है, कि पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। इसके विषय में क्लियरली हम पहले भी बात कर चुके हैं कई बार, ठीक है। लेकिन अगर दिक्कत है तो आप इंटरनेट पे इसको सर्च करके देख लीजिए, ठीक है, हम बता चुके हैं तो बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय का यानी कि चाहे गुणनफल हो, भागफल हो, ठीक है, योग हो या तो फिर माइनस यानी कि घटा हो, अंतर हो, तब अपरिमेय ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर का होता है a² + 2ab और प्लस b स्क्वायर। बिठा देना है हम लोगों को, a के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 और इंटू 2 a का मान और b का मान देखिए √2 है तो √2 लिखिए और प्लस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 √2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर 2 है तो 4 2 6 हो जाएगा और प्लस 4√2। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो जो पहले हम बोले थे कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा, ठीक, तो बी नंबर का आंसर। उसी तरीके से बोल रहा है कि √10 और √15 किसके बराबर है, तो देखिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। √10 है और गुना √15 है, इसको हम लोग ये ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 15 रूट के अंदर एक साथ में, क्योंकि दोनों रूट में है ही, ठीक है। जोड़ में रहेगा तो ऐसा नहीं कर लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है, 10 को, और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखिए 5 2 गो है तो एक 5 निकल जाएगा बाहर और अंदर में रह जाएगा 2 × 3 यानी कि 6, 5√6 आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन है, तो 15 देखिए भाज्य संख्या 3 और 5 से भाग लगता है,
23 अभाज्य संख्या है, पता ही आप लोगों को। 12 देखिए भाज्य संख्या है, 2 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, ठीक है, 6 से भाग लगता है, ठीक है, और 12 और 1 तो है ही, ठीक है, और 75 भी भाज्य संख्या है। तो ये यानी कि 23 अभाज्य संख्या था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। उसी तरीके से दो परिमेय संख्याओं के बीच का अधिकतम कितनी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो आप लोगों को पता होगा किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि √2 एक है, तो आप लोगों को पता ही है सबको, अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है। आप लोग तो बना भी चुके हैं, सिद्ध भी कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए बोला जा रहा है 2.1311311113 ये जो संख्या है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा संख्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का है, यानी कि अशांत अनावर्ती, ऐसे करके अशांत अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए ये अपरिमेय होगा। परिमेय कब होता है, या तो शांत हो जाए या तो अशांत हो लेकिन आवर्ती हो। आवर्ती मतलब संख्या रिपीट करे, ठीक है, एक ही संख्या जैसे 1 3 1 3 1 3 1 3 आता तो ठीक था, तब तो ये दोनों स्थिति में हम लोग परिमेय लिखते। और एक स्थिति ऐसा है इसमें, ठीक है, अशांत अनावर्ती में, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ये अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय। और ये दोनों स्थिति में परिमेय, शांत हो जाए तो भी या अशांत आवर्ती हो तो भी परिमेय होता है, ठीक है। अब देखिए 81/2 एक संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 81 का वर्गमूल तो आप लोगों को पता है 9 हो जाएगा, ऊपर में तो 9 हो जाएगा, लेकिन नीचे √2 ही रह जाएगा, ठीक है, तो अपरिमेय हो जाएगा ये, ठीक है। उसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए ये √10 तो अपरिमेय ही है, क्योंकि वर्गमूल इसका नहीं होता है। 24 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये सब अपरिमेय है। और ये 121 का वर्गमूल निकलता है 11, तो ये परिमेय है, ठीक है। तो अपरिमेय नहीं कौन सा है, तो ये डी नंबर का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, 3 + √5 और 3 - √5, तो a + b × a - b आप लोगों को पता ही होगा सूत्र, अभी तुरंत बताए ही थे थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो इसमें हो जाता है a² - b², a का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और घटा 5 यानी कि 4, तो ये परिमेय संख्या है, देख ही रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या, सिद्ध भी किए हैं आप लोग किताब के क्वेश्चन को, यही सेम क्वेश्चन था, 1/√2 सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है हमेशा प्राकृतिक, नहीं, ऐसा नहीं संभव है, ठीक है। हमेशा अपरिमेय, ये भी संभव नहीं, हमेशा परिमेय, ये संभव नहीं है, तो कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय, तो ये संभव है, कभी प्राकृतिक भी हो सकता है और कभी परिमेय भी हो सकता है। n = जैसे 1 है, 2 है, प्राकृतिक बोला है तो लिख दीजिए, 3 है, 4 है, समझा रहे हैं थोड़ा सा, 5 है, 6 है, 7 है, कैसे होगा ये चीज़ आप देखिए। अब अगर इन सबों को रूट के अंदर डाल दें, √1, √2, √3, √4, ठीक है, √5, अब बस इतने सा देख लीजिए, √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का तो √2 ही हो जाएगा, 3 का √3 ही हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 5 का √5 ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए कभी यानी कि प्राकृतिक आ रहा है, 1 और 2 प्राकृतिक आ गया और ये दोनों अपरिमेय आ गया, तो या परिमेय भी बोल सकते हैं इसको, 1 को 2 को परिमेय भी बोल सकते हैं, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय, या कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि x² - 5x + 4 = 0 में x का मान होगा, तो पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय होगा कि वास्तविक होगा, आप देख लीजिए। इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, हालांकि ये सवाल इस चैप्टर से है नहीं, लेकिन यहाँ लिखा गया, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और +4 इसका गुणनखंड करिएगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं x² - x और -4x, और यहाँ पर देख सकते हैं +4 = 0, ठीक है। गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 4 जैसे यहाँ पर देखिए शुरुआत में 1 है तो 1 और गुना लास्ट वाला 4, ये दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और 4 का गुणनखंड करिएगा तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 से देंगे तो 1,
2 दूना 4 और 1 5 हो रहा है, बस इसी चीज़ को लिख दी यहाँ पे 1x और -5 4x -5x हो गया। अब देखिए यहाँ दोनों में, इन दोनों में अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1x यहाँ बचेगा इसमें से, ठीक है, और यहाँ पर -1 बचेगा। और उसी तरीके से -4 अगर इन दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा और बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से x - 1 कॉमन अगर ले लीजिएगा, यहाँ पर बचेगा x, इसमें से x बचेगा और इसमें से -4 बचेगा बराबर 0। अगर यहाँ से निकालिएगा तो x बराबर 1 और x बराबर फिर से निकलेगा 4, ठीक है, दोनों प्लस में निकलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों पूर्णांक है, दोनों भिन्न संख्या है, नहीं भिन्न नहीं है, अपरिमेय नहीं है, वास्तविक तो है लेकिन हम लोग वास्तविक नहीं बोल रहे हैं, वास्तविक है, वास्तविक संख्या है। तो वहाँ पे तो बोल रहा था कि वास्तविक नहीं है, पूर्णांक तो है, तो पूर्णांक में आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, इसमें 0.23 पर रेकॉर्डिंग दिया हुआ है और परिमेय का रूप जो होगा, परिमेय संख्या के रूप में अगर लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा, तो 23/90 लिखाएगा। 23/90 या देख लेते हैं जो भी होगा, ठीक है, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। 23/90 होना चाहिए, ठीक है, या देख लेते हैं 0.23 रेकॉर्डिंग दिया हुआ, ठीक है, तो इसको x बराबर मान लीजिए 0.232323, ठीक है। इसको बना के देख लेते हैं, शॉर्टकट पे हम लोग नहीं जाएंगे। अब देखिए जितना अंक पर रेकॉर्डिंग है बस उतना जीरो वाले संख्या से गुना कर लेना है। इसमें 2 अंक पर देखिए रेकॉर्डिंग है तो 2 जीरो किस में होता है, 100 में होता है, 100 से गुना कर देना है। तो इधर हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 23.23 और भी आगे भी लिख सकते हैं 23 ऐसे, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 में 1 को अगर घटा दीजिएगा तो 100x में से देखिए 100x बराबर यहाँ है 23.23 और इसमें डॉट डॉट लिख देते हैं। और इसमें समीकरण 1 में x बराबर है 0.23, फिर 23 है, फिर 23 है और डॉट डॉट है, ठीक है। बस माइनस जैसे करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 99x और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 23 और 0.000। इसका मतलब हो गया x बराबर हो जाएगा 23 और बटे 99। तो बोले थे कि शॉर्टकट में नहीं जाना है, ठीक है, हम भी शॉर्टकट में नहीं जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा देख लेते हैं, बनाने का उतना ज़्यादा नौबत नहीं आएगा कि ऐसा नहीं कि पूरा लेट लगेगा, ठीक है। हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 23/99 ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आप लोग प्रोसेस भी देख लीजिए, अगर लघुत्तरीय में पूछा जाएगा ये सवाल तो आप ऐसे बनाइएगा थोड़ा अच्छा से लिख के, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए कुछ संख्या जो प्राकृतिक संख्याओं को भी निरूपित करता है, कुछ बिंदु अपरिमेय को भी, कुछ बिंदु अपरिमेय को भी और कुछ परिमेय को भी, ठीक है। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट वास्तविक लगा दीजिए, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, ठीक है। अब आगे देखिए 49 नंबर में 3.27 है, तो ये बोल रहा है कि क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, क्योंकि दशमलव के रूप में जो है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ये खत्म। पूर्णांक भी नहीं होगा, दशमलव वाले संख्या को पूर्णांक नहीं बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में आप देखिएगा तो यहाँ पे अपरिमेय लिखा है, तो अपरिमेय तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो संख्या आपको दिख रहा है इसमें देखिए अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, 2 7 2 7 2 7, तो ये परिमेय हो जाएगा। और ऐसे भी आप लोगों को पता है 3.27 का दशमलव रूप में अगर लिखेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 327, ठीक है। और उसके बाद जो भी होगा, ठीक है, पूरे प्रोसेस बना करके देखेंगे तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर नहीं लीजिए, ठीक है, या तो अगर बनाइएगा तो बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पे ये परिमेय संख्या का है, पहले भी बता चुके थे कि जिसका अंक पुनरावृत्ति हो रहा हो, दशमलव में अंक पुनरावृत्ति हो रहा हो तो वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर दशमलव में लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं, या परिमेय संख्या में लिखने का जरूरत हो तो लिखना आसान ही है, भारी नहीं है, प्रोसेस वाइज बनाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव पर प्रसार शांत है। तो कौन सा शांत होगा, तो जिसके हर का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में अगर देखिएगा 11 और नीचे 7 है, 700 में तो 7 आ ही रहा है, तो अगर 7 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 और 7 के अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अशांत होगा, ये शांत नहीं होगा, ये गलत हो गया।
इसमें भी देखिए 21 आ रहा है तो 7 आ रहा है और 3 भी आ रहा है, लेकिन 9391 भी होता है तो 7 तो कट जाएगा लेकिन 3 बचा रहेगा बटे में, इसलिए ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 343 को 7 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 3 है, तो ये वाला कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 और बटे नीचे बच जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, ठीक है, यानी कि 1000। तो ये शांत हो गया, इसका मतलब हो गया 0.001, ठीक है, तो ये दशमलव प्रसार शांत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 51 नंबर का देखिए, अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये तो याद रखने का है, ठीक है। उसके बाद देखिए 0.3 पर रेकडिंग दिया है, 0.7 पर रेकडिंग दिया है, इन दोनों का सरलतम रूप क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालिएगा, तो ये चीज़ को देख लीजिए, ये दोनों को पहले जोड़ना है, 0.3 पर रेकडिंग है और प्लस 0.4 पर रेकडिंग है, तो इसके रेकडिंग पर नहीं जाना है, डायरेक्ट आप लोग जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.7 पर रेकडिंग, और इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, हम लोग अगर x के बराबर अगर इसको मान लें, x बराबर 0.7777 डॉट डॉट और समीकरण 1 मान लें, और अगर एक अंक पर रेकडिंग दिया हुआ है और 10 से अगर गुना कर दें तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 7.7777 डॉट डॉट, ठीक है, और समीकरण 2, अगर समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 9x लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बचेगा 7.000, यानी कि इसी तरीके से बढ़ते रहेगा, इसीलिए x बराबर देखिएगा 7/9। इसी तरीके से पिछले सवाल को भी आप लोगों को जो एक बोल रहे थे बनाने के लिए 3.27 जो था उसमें, तो ये 7/9 आया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ऐसे ही आप पिछले सवाल को भी बना सकते हैं प्रोसेस वाइज, ठीक है। अब देखिए 0.7 का अभी तुरंत हम बता चुके हैं, 7/9 होगा, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 54 नंबर का 0.32 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो 0.32 बटे हम लोग अगर 100 लिख दें, दशमलव का 2 अंक है तो ये दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 32 और बटे 100, और ये 8 से कटेगा, 8 चौके 32 यानी कि 8 बार में, और ये 25 चौके 100, 4 से कट गया दोनों, तो 8/25 हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, ठीक है, 2.4 को भिन्न के रूप में लिखना है, तो ये आप लोग खुद लिखिएगा, हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, ये 55 नंबर का खुद आप लोगों को बनाना है। उसके बाद देखिए घातांक और दशमलव प्रसार जो है, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 144 को आप लोग ऐसे करके तोड़ लीजिएगा, 2 गुना, ठीक है, अब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, हम कैसे लिखे, तो इस चीज़ के ऊपर नहीं जाना आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को खुद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, 72 हो गया, फिर 2 36 होगा, फिर 2 देंगे यहाँ पर हो जाएगा 18, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 3, देखिए सेम टू सेम आया। तो 2 की घात कितना है, यहाँ पर 4 है, और 3 की घात अगर पूछता है तो 2, ठीक है, तो 2 की घात 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, और अगर 3 की घात पूछता है तो 2 लिखते, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि 156 बराबर 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर y इंटू 13 टू दी पावर z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, तो 156 को आप लोग सबसे पहले तो तोड़ लीजिए, ठीक है, तो 156 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा, और 8 दूना 16, 78 हो गया। फिर देखिए 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 9 दूना 18, अब 13 से भाग देंगे तो 13, या तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 1 का 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 पर पावर 2 है, गुना 3 पर पावर 1 है, और गुना 13 पर पावर भी 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर आ गया 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए x जो है 2 का घात है, तो यहाँ x 2 का घात है, तो यहाँ 2 के घात आप देख पा रहे हैं 2 है, तो लिखेंगे 2, y बराबर हो गया आपका 1, 3 की घात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और 13 की घात को हम लोग z बोलेंगे, तो z बराबर भी यहाँ पर, ठीक है, 1 हो गया, इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 2 प्लस 1 प्लस 1 होगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
ठीक है। अब यहाँ पे 57 के बाद हम लोग 58 को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि संख्या 0.105 को p/2n × 5n के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे करके लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0.105 और बटे यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1000 और ये दशमलव हट जाएगा। तो 105 और बटे यहाँ पर हो गया 1000। ठीक है। अब कटाएंगे तो कैसे कटेगा, तो हम लोग 5 से कटा देते हैं। तो 21 पंचे 105 होता है और यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200। 1000 को कटाएंगे तो ठीक है, 5 बार में कटाना है, समझ रहे हैं, 21 से और 2 से। अब देखिए इसमें जो हो जाएगा 21 को ऐसे ही लिखेंगे 21 और 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2^3, 2^3 नहीं 2^5 और गुना 3^पावर नहीं बल्कि 5^2। ठीक है, 5^2 बोलते हैं, 5^4। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। सॉरी यहाँ पे 200 है ना, तो 200 है तो हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पर 2^3 हो जाएगा और गुना 5^2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो 2^3 गुना 5^2। तो ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से इसका गुणनखंड कर लीजिएगा 200 को। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, देख सकते हैं 25 दूना 50, 50 दूना 100 दूना 200, 200 पूरा रहा है ना, बस यही चीज़ को हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो देखिए p/q के रूप में है। आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही है, ये p/q के रूप में है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का दो तरह का दशमलव प्रसार होता है, एक शांत होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो शांत में क्या होगा, जिसके हर का गुणनखंड 2 और 5 से बना रहेगा, और इसमें क्या होगा 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या रहेगा, 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या रह जाएगा, या 2 और 5 में से कोई एक रहेगा और कोई दूसरा अवश्य संख्या आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि 17/24 अगर लिखा है तो नीचे वाले का गुणनखंड अगर करेंगे तो 17 और बटे 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 तो ठीक है, 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये शांत हो जाता, लेकिन 3 आ गया तो अशांत हो जाएगा बस। तो अशांत आवर्ती हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अशांत तो नहीं होगा, अशांत यानी कि आवर्ती होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो आवर्ती सही होगा इसका आंसर। ठीक है, 2/25 का दशमलव प्रसार होगा, तो दशमलव प्रसार तो आप लोग जान ही रहे। ठीक है, 2/25 का मतलब हो गया, यहाँ पर हम लोग अगर दोनों में 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 100, 2500 के 100। अब इसको लिख देंगे 0.08, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि नीचे वाले को 100 या 10 या 1000 या 1,00,000 ऐसे या 10,000 ऐसे बनाना होता है। ठीक है, ताकि भाग देने में आसानी हो। ऐसा जरूरी नहीं है, डायरेक्ट 25 से भी भाग आप 2 को देके और निकाल सकते हैं 0.08, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, विषम पूर्णांक को 4q और +1 लिख सकते हैं। ठीक है, विषम पूर्णांक को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 सम है, इसके साथ में जो भी संख्या आएगा चाहे सम विषम तो ये पूरे सम ही रहेगा, और ये भी सम आ गया तो सम प्लस सम तो सम ही होगा, इस तो पूरे सम ही बन गया। ठीक है, ये भी सम ही बन गया सेम टू सेम, और ये विषम है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सम होगा लेकिन ये वाला विषम हो गया, तो सम प्लस विषम तो विषम संख्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, तो अशांत किसका होगा, ये तो आपका पता ही है, शांति होगा, क्योंकि नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा आ गया, 19 से कटेगा भी नहीं, ये 210 को कटा भी नहीं सकते हैं। 7 या 21 यानी कि 7 गुना 3 गुना 2 गुना 5, सॉरी यहाँ पर 2 गुना 5, देखिए ऐसे करके, यानी कि 5 दूना 10, 10 या 30 सत्ते 210। अब बताइए किसी से कट भी नहीं रहा है, 2 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन 3 और 7 दोनों आ गया, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। यही हो गया अशांत, ऑप्शन नंबर बी। 88 तो आप लोग जान रहे हैं। ठीक है,
11 8 88, इसमें गड़बड़ी हुआ है, 33/88 होता है इसका। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो 33/88 होना चाहिए। ठीक है, कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है? अरे ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तब देखिए ये भी, देखिए एक चीज देखिए यहाँ पर, ये शांत है, ये अशांत है। अगर इसमें से हटा देंगे ये 3, ठीक है, ये 3 अगर हटा देंगे तो ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, और ये भी अशांत है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अगर ये रहता सही से, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और क्वेश्चन ही गलत था, तो शांत लेकर के अगर चलिएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यहाँ पे अशांत नहीं लिखा है, शांत लिखा है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए आगे 63 में बोल रहा है 0.375 के P/Q के रूप में Q का मान होगा। तो Q का मान क्या होगा? तो 0.375 में, ठीक है, हम लोग अगर 1000 नीचे लिख देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अब कटाना है हम लोगों को, 375 को कटाना है 1000, और 375 को जैसे कटाएंगे सरल रूप में लिखेंगे तो 5 से अगर कटाएंगे 5 7 35 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 हो गया। ठीक है, तो 200 से ये कट जाएगा, और फिर इसको 5 से कटाएंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, कट के आ जाएगा, यानी कि 4 पंचे 20 40 हो जाएगा। 15 को फिर से कटाएंगे 3 बार में, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 से कटाएंगे तो 8। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हम लोग 3/8 को लिख सकते हैं 3 और बटे 2 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर 0। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। हालांकि ये भी सही हो सकता है अगर यहाँ से आप देखिएगा डायरेक्ट, लेकिन इस पर नहीं जाना, क्योंकि जब तक हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सरल रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कब सही होगा? जब हम लोग कटाएंगे नहीं तब। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को नहीं, ऑप्शन नंबर ए को नहीं लेना है, ऑप्शन नंबर सी को ही लेना है, ये सही है। ठीक है, समझ सकते हैं, मतलब कटा करके ही आंसर को लाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, अब देखिए आगे, अब 64 नंबर में अगर देखिएगा तो इसमें बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। तो कैसा है? तो 2p + 1 समपूर्णांक का क्या रूप होगा? तो 2p के रूप में होगा। बस ये चीज आपको याद रखना है, समपूर्णांक का जो रूप होगा वो 2p के रूप का होगा। ये विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, और ये सम और विषम दोनों हो सकता है। ठीक है, सम और विषम दोनों हो सकता है। ठीक, अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन सा है? तो देखिए 63 91, इसका 2 फैक्टर है, 13 और 7। ये नहीं होगा। 213 को हम लोग क्या ब्रेक डाउन कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, 3 7 21। ठीक है, 3 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो 3 से भाग अगर लगा रहे हैं तो 3 7 21 हो गया, और 3 1 का 3 71। सोचिए कि ये इसका भी गुणनखंड हो गया। 41 का गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो लिखा है 501, तो 501 भी 3 से विभाजित है। अगर 3 से विभाजित करिएगा तो इसको लिखिएगा 16 तिया 48, यानी कि एक तरीके से 3 अगर इधर ले लिए तो 16 तिया 48, और यहाँ पर 1 है तो 3 7 यानी कि 21 हो गया, तो 7 तिया 21। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं 167 गुना 3। ठीक है, तो ये होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन अभाज्य संख्या है? तो 41 है अभाज्य संख्या, ये तो आप चेक ही कर सकते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, ये आप लोग खुद बना लीजिएगा कि 156 को तोड़ के, ठीक है, गुणनखंड करके देख लेना कि 2 कितनी बार आया है, वही आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन 67 में बोल रहा है कि 65 तथा 117 का मौसा, ठीक है, 65 m + 117 के रूप का है, तो m का मान क्या होगा? तो मौसा जो है, मौसा इस रूप में है, यानी कि HCF बोल सकते हैं, जो है वो 65 m प्लस तो माइनस है 117। निकाल लेते हैं मौसा, 65 से भाग देंगे 117 को। ठीक है, ये हो जाएगा एक बार में 65। अब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 35 और 17, यानी कि यहाँ पे 2 बचा, और 11 में से 6 जाएगा तो 5, यानी कि 52 बचेगा। फिर 65 से हम लोग 65 में भाग देंगे तो 52 एक बार में लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और बचेगा हमारे पास यहाँ पे 8 और 5 13 बचेगा। अब 52 में भाग देंगे तो 13 चौकी
52 पूरी तरीके से कट गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब 13 यहाँ पर देख पा रहे हैं कि HCF है, तो हम लोग अगर ये HCF को यानी कि इसी में अगर HCF के स्थान पर 13 लिख दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 65m और -117 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको इस साइड अगर ले आइएगा तो 13 और प्लस 117 हो जाएगा और बराबर 65m। अब यहाँ पर हो जाएगा 130 बराबर 65m, 65 और दूना 130 हो जाता है, तो m बराबर 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 0.49 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, कैसे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 0.49 और बटे 100 अगर लिखिएगा तो इसका दशमलव कट जाएगा। अब कटेगा भी नहीं है एक दूसरे से, तो 49 ही आंसर रह जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 69 नंबर का देखिए, 13/343 का दशमलव प्रसार होगा तो अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा, ये भी याद रखना है, समझ रहे हैं, अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा, यहाँ लिखा है शांत आवर्ती। ठीक है, तो शांत आवर्ती का तो कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, अशांत होगा। ठीक है, लेकिन आवर्ती भी होगा, ये भी याद रखना है, आवर्ती। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आगे, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कोई नहीं, तो आप लोग कोई नहीं को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अशांत तो होगा क्योंकि नीचे 7 है, लेकिन आवर्ती भी होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या तो है नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देख के चलना, अगर डी नंबर ऑप्शन लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे आवर्ती नहीं लिखा है तब तक वो उसको ले सकते हैं, अगर आवर्ती लिखा हुआ रहे तब यही आपको लेना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 70, 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 का मान क्या होगा। तो 8 पर पावर 0 का मान तो 1 ही होता है, कोई भी संख्या पर पावर 0 अगर हो जाए तो उसका मान 1, और 2 पर पावर भी 0 का मान 1, तो 1 गुना 1 तो लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। देखिए, क्योंकि हम लोग 6/15 को ऐसे करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, आपने देख लीजिएगा नीचे में कि 3 आया है, 2 और 5 के अलावा 3 भी है, तो इसलिए अशांत होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, 2 गुना 3 ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे और 3 गुना 5 करेंगे यहाँ पर, तो 3 से 3 कट गया, अब बचा 2/5, तो यहाँ पर देखिए अब शांत हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर भाग दीजिएगा तो 0 दशमलव यानी कि हो जाएगा 4। ठीक है, तो शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें देख लीजिएगा 192 का गुणनखंड करिए और उसमें देखिए कि 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब y बराबर दिया है इतना 3.27, तो y होगा परिमेय संख्या है, बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव प्रसार देख पा रहे हैं कि कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, तो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 होता तो प्राकृतिक संख्या, तो 3 दशमलव संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं बोलते हैं, और पूर्णांक भी नहीं होगा, तो ये सब तो नहीं होगा। और अपरिमेय संख्या क्यों लेंगे जब परिमेय संख्या है तो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पर, ये 11 गुना 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 13 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 19 दूना 38, ये भी कट जा रहा है, लेकिन ये 31 को अगर देखिएगा तो ये किसी से नहीं कटता है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, तो आप लोगों को एक बार बना देते हैं, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को, तो 234 को अगर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 234 को लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और 17 दूना 34, 117 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, 2 पर 27, 3 नमा 27 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 1 और 3 13 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 2 और गुना 13 पर पावर 1, 2 पर पावर भी 1 होगा, पूछा है 3 पर पावर कितना है, तो 2 है, तो 3 पर पावर 2 घातांक यानी कि पूछा था, तो हो गया आंसर। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो नीचे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 है, यानी कि 17/8 का मतलब हो गया 17 और बटे 2 गुना 2 गुना 2, सिर्फ 2 है, 2 और 5 रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, 2 और 5 रहे तो शांत, एक बार फिर से हम आपको याद दिला देते हैं,
और 2 और 5 और गुना कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए, 11 आ जाए, ये सब में से कुछ भी आ जाए, यानी कि ठीक है 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या, तो वो अशांत होगा, लेकिन आवर्ती होगा। ये भी आपको याद रखना है, आवर्ती होगा, ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो देखिए इसका तो मान जब भी निकालेंगे तो 9 से बड़ा है, 3 से यानी कि बड़ा होगा, तो 3 से प्लस ही होगा, 3 प्लस 3 से ज़्यादा होगा। अब ये वाला देखिए √5 का वर्गमूल √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये वाला देखिए, ये यानी कि 2 का वर्गमूल अगर 4 का 2 का वर्ग बोलते हैं 4 का वर्गमूल अगर 2 होता है, तो 4 से छोटा है ये संख्या 2.25, तो ये 2 से तो छोटा होगा, ठीक है, 2 से छोटा, माइनस लिख दिया। और ये देखिए यहाँ पर 9 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 से भी बड़ा होगा। अब देखिए आपको देखना है, ये 3 से बड़ा है, ठीक है, ये 2 से बड़ा है, समझ रहे हैं, ये 2 से छोटा है, और ये 3 से बड़ा है, ठीक है, ये 3 से बड़ा है, 3 प्लस 1 नहीं लिखेंगे, 3 से बड़ा है। तो अब समझिए यहाँ पर कि बोल रहा है कि 2 और 2.5 के बीच में कौन एग्जिस्ट करेगा, तो संभव है तो यही एग्जिस्ट करेगा, निकालने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा शायद, ठीक है। अब देखिए आगे 3/160 का दशमलव प्रसार होगा, तो शांत होगा कि अशांत होगा, तो शांत होगा, चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 3 और बटे 160 अगर आप लोग लिखिएगा, तो 160 का अगर गुणनखंड करते हैं बगल में, तो 2 से भाग देंगे तो 80 होगा, 2 से भाग देंगे तो 40 होगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, ठीक है, 20, फिर 2 से भाग देंगे तो 10 लिखेंगे, और 2 से भाग देंगे तो 5, सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, यानी कि 3/2 पर पावर 5 और गुना, ठीक है, 5 पर पावर 1, 2 और 5 आ रहा है, तो शांत हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिना सॉल्व किए भी आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें बोल रहा है कि किसके बराबर होगा, तो हम लोगों को पता है 13/99 के बराबर ही होगा, ठीक है, कई बार बना चुके हैं, क्योंकि x बराबर अगर मानेंगे 0.13, ठीक है, 1313 और डॉट डॉट, और इसके आगे अगर 100 से गुना कर देंगे तो 100 x बराबर हो जाएगा 13.1313 डॉट डॉट, और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99x, और ये हो जाएगा 13.000, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि x बराबर अगर निकालेंगे तो 13 और बटे 99 होगा, ऐसे करके यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे 0.12 को p/q के रूप में बदलें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 और बटे 100, पहले लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे तो 2 को 0 लग जाएगा, लेकिन कटाएंगे, और अगर नहीं कटा हुआ आंसर में है तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, इसमें मिला जुला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है क्या, ये कौन सा संख्या है, परिमेय है अपरिमेय है, तो यहाँ पर देखिए 6 को तो 6 ही लिखेंगे, √125 को हम लोग 5√5 लिख सकते हैं, ठीक है, और -3 और माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस ई वाला और ये वाला प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे √5 और +1 और -4√5। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, 6 में से ये 3 घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 3 और प्लस 5√5 में से 1√5 घट गया, तो 4√5 बचेगा। आप लोगों को कैसे समझना है, यहाँ पे 5 गो √5 है, और उसमें से 1 √5 घट गया, 5 गो में से 1 गो घट गया, तो 4 गो √5 बचा, और यहाँ पर देखिए प्लस में 1 फिर बचा हुआ है, और माइनस में 4√5 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला देखिए पूरी तरीके से कट जाएगा, 3 बचा है और 1 बचा है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया, यानी कि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए 82 का 64 और 36 का एक है, तो परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो ये देख सकते हैं आप लोग, 64 और +36 करेंगे तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल 10 आता है, यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरीके से 82 में देखिए लिखा है कि दो संख्याओं a और 18 का लॉस 36 तथा मौसो 2 है, तो a का मान होगा, तो लॉस यानी कि 18 और 36 है। ओ अच्छा, एक बोल रहा है कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है, दोनों का लॉस और मौसा 36 और 2 है, तो a का मान होगा, तो कैसे निकालना है, a बराबर लिखेंगे
LCM गुना HCF। रिवीजन हो रहा है आप लोगों का फिर से यहाँ, क्योंकि पहले जो आप लोग बना चुके हैं 1 से 80 नंबर तक वो सब तो था पॉइंट वाइज, लेकिन इधर सब मिला हुआ है, ठीक है। और नीचे हम लोग लिखेंगे पहली संख्या यानी कि बी का मान जो भी है, ठीक है। अब देखिए LCM यहाँ पर कितना है 36 है, HCF कितना है तो 2 है, नीचे कितना होगा तो 18 होगा, 18 दूना 36 यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य, कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो देखिए 14 और 35, 14 और 35 में कोई लग रहा है यानी कि इसमें कि दोनों का कॉमन गुणनखंड है, कोई भी कॉमन संख्या इसमें मिल रहा है तो हाँ 7 मिल रहा है, 7 से ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ये सहअभाज्य नहीं होगा, ठीक है। 18 और 25 में देखिए तो 18 और 25 सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 18 और 25 में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। वहीं जब देखिएगा 13 को तो 13 विभाजित कर रहा है और 52 को भी 13 विभाजित कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। और 21 और 84 को भी देखिए तो यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए कि ये 7 से विभाजित हो रहा है तो ये भी 7 से विभाजित हो रहा है, कोई ना कोई मिल रहा है हम लोगों को, कोई ना कोई एक मिलाना है। इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 18 और 25 को विभाजित करे एक के अलावा, ठीक है। एक तो भाज्य भाज्य से रिलेशन रखता ही नहीं है, तो एक को गिनेंगे ही नहीं, और बाकी सब तो आप लोगों को बता ही दिए, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखिएगा तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 6 होगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ये बोल रहा है कि कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 81 का वर्गमूल हम लोग 9 लिखेंगे और नीचे 2 तो है ही पहले से परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए √10 और √15 का गुणनखंड क्या, मतलब गुणनफल क्या होगा, तो 5√6 होगा, पहले भी हम लोग बना चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, इसमें बोल रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को कितने रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो केवल एक रूप में। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग 16 यानी कि भाज्य संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दो देखिए 2 अभाज्य संख्या है और 16 भाज्य संख्या है, तो यही चीज आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा था, ठीक है। अब देखिए आगे ए बराबर दे दिया है, बी बराबर दे दिया है, सी बराबर दे दिया है, और लॉस यहाँ पे देखिए लॉस निकाला हुआ है, ठीक है। तो एन का मान पूछ रहा है, तो अब देखिए थोड़ा सा समझना है आपको। ए बराबर कितना है आप लोगों को पता है, 2 पर पावर 3 गुना 3, ठीक है। उसके बाद बी बराबर कितना है, तो 3 पर पावर n और गुना 5, और सी बराबर कितना लिखा है, तो सी बराबर लिखा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 पर पावर जो है ये 2 गुना 3 था बी में, ठीक है, 2 गुना 3 यहाँ पर देख सकते हैं ये, ठीक है। और सी में जो लिखा है, सी के स्थान पर 3 पर पावर n और गुना 5, तो यहाँ पर सब कुछ संख्या हम लोग लिख लिए। अब इसी का अगर एलसीएम निकालना हो तो आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जो जो संख्या है उस सब को लिख लीजिए, 2 को लिख लेंगे, 3 को लिख लेंगे, 5 को लिख लेंगे, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। अधिकतम घात देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए 3 है तो अधिकतम घात 3 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का घात अधिकतम कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा ABC का लॉस जो लिखा है, ठीक है, LCM जो लिखा हुआ है, ठीक है, किसका, तो ABC का वो है 2 पर पावर 3 से मैच कर रहा है, ठीक है। 3 पर पावर 2 लिखा है और 5 लिखा है। अब देखिए 5 तो एक ही है, 5 तक तो सही है, ये भी हम लोग मिला रहे हैं, देखिए मिल जा रहा है, ये मिला रहे मिल जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को इसमें पता नहीं चल रहा था कि इस जगह पर इस डब्बा में क्या भराएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जो था आंसर, मतलब जो दिया हुआ हमारे पास जो वैल्यू है उसमें जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, 3 पर पावर 2, तो यहाँ पर भी 3 पर पावर 2 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n है, तो n के स्थान पर 3 पर n के स्थान पर 2 जब तक नहीं होगा तब तक ये एलसीएम तो आने वाला नहीं है। अगर n के स्थान पर 2 आ जाए तब हम लोग ये एलसीएम निकाल पाएंगे, अन्यथा ये एलसीएम तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो n के लिए कौन सा मान संतुष्ट करता है, तो 2, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आगे
निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो कौन अभाज्य संख्या थी ये तो आप लोग देख ही रहे 13 को, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, 91 नंबर को एक कौन सा संख्या है? रूट 121। तो रूट 121 आप लोग तो पता ही है, ठीक है, इसका वर्गमूल 11 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, इसमें अगर देखिएगा 0.67 को पी बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखाएगा? तो हम लोग लिखेंगे 0.67 और बटे 100 अगर लिख देंगे तो ये दशमलव कट जाएगा, तो 67 और बटे 100 हो जाएगा। और 67 100 से या 100 और 67 में कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो वैनिष्ठ गुणनखंड, तो इसलिए कटेगा नहीं, तो 67 को 67 ही रहने देंगे और 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 इसको लिख सकते हैं 100 को, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। 93 नंबर का अगर देखिएगा तो इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो 6q + 1 किस प्रकार का होगा? तो आप लोगों को बताए ही थे कि ये विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। 6q + 1 विषम पूर्णांक होगा। वहीं अगर ये दे दिया जाए, ये विषम पूर्णांक है, ठीक है, 6q + 1 और बता देते हैं 6q + 3 6q + 6q + 5 ये तीनों विषम है, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाता कि 6q + 2 और 6q + 4 तो ये सम हो जाता, तो विषम यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि 6q + 6 क्यों नहीं लिखे? ये लिखाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो r का वैल्यू जब हम लोग q से यानी कि किसी भी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, यानी कि 6 से जब भाग देंगे तो 6 शेषफल नहीं बचेगा कभी भी, ठीक है, समझ रहे हैं। ये भाग देने वाला संख्या यानी कि भाजक है, 6 जो आप देख रहे हैं वो क्या है? भाजक है, ठीक है, और ये शेषफल है, तो कभी भी शेष भाजक से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन अगला क्वेश्चन को 94 नंबर को अगर देखिएगा तो इसमें लिखा है 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? तो हम लोग जान ही रहे हैं शांत होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा तो कुछ आया ना है, ठीक है। 95 में लिखा है दो संख्याओं का मौसा 15 और लौसा 105 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो b बराबर हम लोग लिखेंगे 15 गुना 105 यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ और बटे, या एचसीएफ गुना एलसीएम और बटे पहली संख्या यानी कि 5, कितना हो जाएगा? 3 बार में कट जाएगा, 105 गुना 3 तो 315 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर लिखा है 23.43 को पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 23.43 और बटे हम लोग 100 लिखेंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 23, 43 और बटे 100, ये ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कटेगा नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। 96 का हो गया। अब देखिए आगे 97 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या तो आप लोग जान रहे हैं रूट 23 है। उसके बाद देखिए 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो नीचे वाले का गुणनखंड जैसे करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 5 ही आ रहा है, 2 और 5 के रूप में है, 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 2 के रूप में है, यानी कि 2 और 5 के रूप में है, तो इसका मतलब हो गया कि ये दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन आएगा आंसर क्या? तो ये आंसर आएगा कैसे, तो बता देते हैं। देखिए 11/25 को, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 2 ऊपर ऊपर नीचे 4 गुना 4 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 4 से जब करेंगे तो नीचे वाला जो संख्या होगा 100 बन जाएगा और ऊपर में 44 बन जाएगा, 44/100 हो गया। अब भाग देने में हम लोगों को आसान हो गया, तो 0.44 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर में देखिए लिखा है HCF ऑफ ए बी यानी कि HCF ऑफ ए कॉमा बी और गुना LCM ऑफ ए कॉमा बी और बटे, ठीक है, पहली संख्या यानी कि ए और गुना बी दूसरी संख्या, इसका मान क्या हो जाएगा? देखिए जितना मान ऊपर वाले का होगा यानी कि LCM गुना HCF, LCM गुना HCF ऊपर में लिखा है और नीचे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिखा है। तो LCM गुना HCF तो आप लोगों को पता होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर ही होता है, तो हम लोग पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ए गुना भी लिख सकते हैं और नीचे भी ए गुना भी है, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए का आंसर आ जाएगा। दोनों सेम सेम होता है, मतलब ये और ये वैल्यू दोनों सेम होता है, तो इसीलिए दोनों का भागफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दोनों का यानी कि अनुपात, ठीक है। अब 100 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे
लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि r 0 हो तो b, और बोल रहा है कि b a का क्या है, तो b a का क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर a को भाग देंगे, ठीक है, b से, और यहाँ पर आएगा q, और यहाँ पर मतलब जो भी आ जाए वैल्यू, यहाँ पर a ही आ जाएगा, तब ना घट के 0 बचा शेषफल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि b और a, बोल रहा है कि b a का क्या है, तो b a का क्या है, तो भागफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों भागफल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग q से जब भाग देंगे a को तो यहाँ b भी आ जाएगा। मतलब देखिए ऐसे भाग, ये तो हो जाएगा भाजक, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ठीक है, इसको भाज्य बोलते हैं, और इसको भागफल, ठीक है, इसको भागफल बोलते हैं। लेकिन इस स्थिति में अगर शेषफल 0 है तो इस स्थिति में क्या होगा कि b के जगह पर q और q के जगह पर b भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखिए जब हम लोग उल्टा दिए वैल्यू को, ऐसे करके लिख दिए, तब हमारे पास क्या आ रहा है, भागफल के रूप में b लिखा जा सकता है, मतलब हो सकता है, ठीक है, ऐसा गारंटीड नहीं है, हो सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कोई दिक्कत। और अगर पूछा जाता कि a और b दोनों का HCF क्या हो जाता, तब तुम लोग b लिख देते, लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं, यानी कि मौसा ये सबसे कोई संबंध इसका नहीं है। शेषफल तो 0 है ही, बता ही रहा है, r बराबर 0, तो भागफल ही पॉसिबल है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना तक वीडियो अगर देखे हैं तो धन्यवाद, और आप लोगों को फिर अगले दिन अगले चैप्टर का ऐसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं पूरी तरीके से और सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोगों को हम गारंटी देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन उसमें से कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो 15 चैप्टर अगर आप लोगों के बुक में है तो 15 दिनों में 15 चैप्टर का कंप्लीट कर लेंगे पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ठीक है। तो इतना तक आज रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।